जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज लेक्चर नंबर 34 और हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 6, जो कि किस चीज़ से रिलेट करता है, प्रोस्पेक्टस और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस छोटा सा टॉपिक है। असल में इस चैप्टर में जो चीज़ डिस्कस हुई है मेन वो है प्रोस्पेक्टस। प्रीवियस टॉपिक में हमने शेयर कैपिटल के बारे में स्टडी किया कि शेयर कैपिटल कंपनी ऑथोराइज मेमोरेंडम में रजिस्टर करवाती है। उसके बाद उसके हवाले से कुछ कंसेप्ट्स हमने सीखे। ऑल्ट्रेशन किस तरीके से हो सकती है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल वगैरह वगैरह। ये चैप्टर बेसिकली कनेक्टेड है प्रीवियस चैप्टर के साथ। प्रीवियस चैप्टर में हमने शेयर कैपिटल के बारे में स्टडी किया। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर एक कंपनी शेयर को इशू करना चाहती है, एक कंपनी शेयर्स को इशू करना चाहती है, तो वो इशू करने का प्रोसीजर क्या होगा, इस चैप्टर में हम वो प्रोसीजर स्टडी करेंगे। ठीक है, इशूड शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कंपनी फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट हुई है और वो जनरल पब्लिक को फर्स्ट टाइम शेयर इशू करना चाहती है, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। और अगर हो सकता है कि बाद में कभी उसे जरूरत पड़े तो वो किस तरीके से प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, सॉरी किस तरीके से शेयर्स को इशू करेगी, या डिबेंचर्स को भी इशू कर सकते हैं ना, शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों के लिए कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान में रखिए कि लॉ ये कहता है, बेसिक रिक्वायरमेंट, कि जब कभी कोई भी कंपनी सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है, क्या चीज इशू करना चाहती है, सिक्योरिटीज प्लूरल फॉर्म, सिक्योरिटीज इशू करना चाहती, सिक्योरिटी नहीं, आपको पता है सिक्योरिटी और सिक्योरिटीज में फर्क है। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जमानत के तौर पे कोई चीज रखवाना। इस चैप्टर में हम सिक्योरिटी अगले किसी चैप्टर में पढ़ेंगे, सिक्योरिटी के बारे में भी स्टडी करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में नहीं। इस चैप्टर में हम किस बारे में स्टडी कर रहे हैं, सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, शेयर्स एंड डिबेंचर का कलेक्टिव नेम होता है सिक्योरिटीज। आपको याद होगा फर्स्ट टाइम आपने ये टर्म पढ़ी थी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में, एक कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स restricts the numbers to 50, और फिर क्या था, restricts the right to transfer its shares और prohibits invitation to general public to subscribe for its securities। सिक्योरिटीज में शेयर्स भी आ जाते हैं और डिबेंचर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो ये कि कोई एक ही कंपनी जब भी सिक्योरिटीज इशू करना चाहे ये सिक्योरिटीज शेयर्स की फॉर्म में हो या डिबेंचर की फॉर्म में, दो ऑप्शंस होती हैं, दो ऑप्शंस। एक ऑप्शन ये है कि वो बगैर किसी एडवर्टीजमेंट किए, बगैर किसी जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म किए, अपने क्लोज फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स वगैरह के थ्रू शेयर्स को इशू कर दिया जाए। जैसे फर्ज कीजिए अगर मेरी एक कंपनी और मैंने शेयर इशू करना है, मेरे पास दो ऑप्शंस है। पहली ऑप्शन ये अखबार में इश्तिहार दूं कि मैं शेयर्स को इशू करना चाहता हूं, जो लोग शेयर बाय करना चाहते हैं वो अप्लाई कर दें। एक तरीका ये है, इसमें जनरल पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं अपने फ्रेंड्स से या फैमिली मेंबर में, रिलेटिव से, उनसे इनफॉर्मल मीटिंग्स करके पूछूं कि जी एक नई कंपनी है, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके आप शेयर या डिबेंचर खरीद सकते हैं। ये दो डिफरेंट मेथड है। जो पहले वाला मेथड है ना, जिसमें जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाता है, जनरल पब्लिक को इनवाइट किया जाता है, जनरल पब्लिक को ऑफर किया जाता है, इसे लीगल लैंग्वेज में कहते हैं पब्लिक इशू, पब्लिक इशू। और जो दूसरा मेथड है जिसमें जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं किया जाता बल्कि रिलेटिव, फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स को ऑफर किया जाता है, इसे कहते हैं प्राइवेट इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट। लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है, जब ये दोनों में फर्क समझा देता है ना, उसके बाद लॉ ये कहता है कि अगर आप पब्लिक इशू करना चाहते हैं तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, और अगर प्राइवेट प्लेसमेंट या प्राइवेट इशू के जरिए से सिक्योरिटीज इशू करना चाहते हैं, जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कर, तो प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। हमने कहा प्रोस्पेक्टस क्या है, उसने कहा प्रोस्पेक्टस है एक ऐसी डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी, उसकी मैनेजमेंट, उसके बिजनेस के बारे में हर वो इंफॉर्मेशन होती है जो इन्वेस्टर्स को जानना जरूरी है इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करने से पहले, ताकि वो देख ले कि जो इन्वेस्टमेंट, जो वो पैसे इन्वेस्ट करने जा रहा है वो सेफ हैंड्स में है भी कि नहीं। यह है प्रोस्पेक्टस। कहता है जब आप जनरल पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू करते हैं ना, उस वक्त तो प्रोस्पेक्टस की जरूरत है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट के वक्त प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपके फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर है वो बड़ी आसानी के साथ जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपसे पूछ सकते हैं। आप इजीली उनकी एक्सेस में हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट करके हर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है।
लेकिन जब जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं तो जनरल पब्लिक में हर बंदा इस पोजीशन में नहीं है कि आपको अप्रोच कर सके, आपको कॉन्टैक्ट कर सके और उसे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करने से पहले वो आपसे मांग सके। इसीलिए आपने करना क्या है, जब कभी पब्लिक इशू करने लगे, आप जनरल पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू करने लगे, आपने पहले से एक डॉक्यूमेंट प्रॉस्पेक्टस बना देना है जिसमें हर वो इंफॉर्मेशन होगी जो यूजर्स के, जो इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट के डिसीजन के लिए रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन लोग हैं, वगैरह वगैरह। इस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, प्रॉस्पेक्टस। ये चैप्टर का जो मेजर पोर्शन है वो प्रॉस्पेक्टस के गिर्द घूमता है। तो मुझे बताइए, क्या आपको प्रॉस्पेक्टस के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि प्रॉस्पेक्टस होता क्या है? ठीक है, आगे चलते हैं, इसी के बारे में अब स्टडी करते हैं। कहते हैं प्रॉस्पेक्टस व्हाट इट इज। प्रॉस्पेक्टस है क्या? कहते हैं प्रॉस्पेक्टस ऐसी डॉक्यूमेंट है जो कि ऑफर करती है, क्या ऑफर करती है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से मुराद क्या है, शेयर या डिवेंचर। इसका मतलब है अगर एक कंपनी ने शेयर इशू करने हैं तब भी प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी जनरल पब्लिक को, और अगर जनरल पब्लिक को डिवेंचर इशू करने हैं तब भी प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, टू जनरल पब्लिक। ठीक है, एक स्टूडेंट कहने लगा सर अगर वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में से किसी को सिक्योरिटीज इशू करता है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर भी तो जनरल पब्लिक का हिस्सा है। देखिए, वो जनरल पब्लिक का इन हिस्सा जरूर है, लेकिन असल में वो जनरल पब्लिक नहीं है, क्योंकि जनरली शेयर इशू नहीं किए जा रहे, स्पेसिफिक पर्संस को किए जा रहे हैं। जिनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपसे ले सकते हैं। और आपको मैंने कंपनी लॉ की एक बात बताई थी कि कंपनी लॉ का फोकस उन कंपनीज के ऊपर या उन ट्रांजैक्शन के ऊपर ज्यादा होता है जो कि जनरल पब्लिक से रिलेटेड होती है, क्योंकि कमीशन ये कहता है कि हमने जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। और फिर वो ये कहता है कि हर वो डॉक्यूमेंट जो जनरल पब्लिक को सिक्योरिटीज ऑफर करे हम उसे प्रॉस्पेक्टस कहेंगे। हर वो डॉक्यूमेंट जो जनरल पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू करने के लिए पब्लिश की जाए हम उसे प्रॉस्पेक्टस कहेंगे, चाहे आप उसका नाम कुछ भी रख लें। ठीक है, उसका नाम कुछ भी रख लें, कोई नोटिस कह लें, कुछ भी कह लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रॉस्पेक्टस समझ आ गया क्या है? अच्छा, क्या चीज प्रॉस्पेक्टस नहीं है ये सुन लें। अगर फर्ज कीजिए कोई डॉक्यूमेंट इशू करता है बैंक, किस लिए, वो जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सके कि आप मेरे अकाउंट में आके पैसे जमा करवाएं। आप देखते होंगे बाज़ औक़ात अखबार खोला, उसके ऊपर आखिरी पेज के ऊपर तकरीबन क्वार्टर साइज की एक एडवर्टीजमेंट आती है, फॉर एग्जांपल हबीब बैंक की तरफ से, कि आप हमारे इस अकाउंट में पैसे जमा करवाएं, इस पे आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। समटाइम ऐसे होता है ना, आपने एडवर्टीजमेंट शायद अखबार में पढ़ी, बैंक्स की तरफ से खास तौर पर आती हैं। क्वेश्चन मेरा यह है कि क्या वो एडवर्टीजमेंट वो प्रॉस्पेक्टस है? अगर देखा जाए तो वो प्रॉस्पेक्टस की डेफिनेशन पे पूरा उतरती है। वो कैसे? वो एक डॉक्यूमेंट है जो कि जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करने के लिए इशू की गई है, लेकिन लॉ कहता है कि ऐसी इनविटेशन, इसको हम प्रॉस्पेक्टस नहीं मानेंगे। जो कोई भी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कौन सी होती है? फाइनेंस कंपनीज ऐसी कंपनीज को कहते हैं जो पैसों में डील करती हैं। इसकी दो बड़ी टाइप्स होती हैं, बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। बैंक और नॉन, ये दोनों एक मिलते जुलते होते हैं। जैसे आप यूं समझ लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनीज है, वो भी तो पैसों में डील करती है। इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, वो भी पैसों में डील करती हैं। तो वो, लेकिन वो आपका चेकबुक इशू नहीं करती आपको, इसीलिए वो फाइनेंस कंपनी तो है। फाइनेंस कंपनी मीन ऐसी कंपनी जो पैसों में डील करे, लेकिन वो बैंक नहीं है, नॉन बैंक। लेकिन नेचर ऑफ बिजनेस बैंक्स और नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी दोनों का एक जैसा होता है। क्या? जनरल पब्लिक से पैसों का लेन देन करते हैं। ठीक है, कुछ फर्दर टर्म्स डिफरेंट होती है इनकी, लेकिन तो बैंक और नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी के बारे में लॉ ये कहता है इनका तो रूटीन का यही काम है। जैसे एक बैंक है, बैंक की एग्जांपल ध्यान में रखें ये एक्सेप्शन समझने के लिए। बैंक का तो रूटीन का काम है जनरल पब्लिक से उसने पैसे इकट्ठे करने, तो क्या वो जब कभी जनरल पब्लिक को इनवाइट करेगा हर उस डॉक्यूमेंट को हम प्रॉस्पेक्टस कहेंगे? नहीं। असल में प्रॉस्पेक्टस जब इशू करना, पहले तो सबसे पहले वो ये कहता है डिसाइड कर लो कौन सी डॉक्यूमेंट प्रॉस्पेक्टस है कौन सी नहीं है, और जो डॉक्यूमेंट प्रॉस्पेक्टस है ना उसके लिए फिर लंबे चौड़े प्रोसीजर्स होते हैं, अप्रूवल्स होती हैं, लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उन्होंने कहा जी अगर बैंक क्या तो रूटीन का काम है, वो तो ये एडवर्टाइजमेंट इशू करते ही रहते हैं, अगर इसको हमने प्रॉस्पेक्टस कह दिया तो फिर प्रॉस्पेक्टस की सारी रिक्वायरमेंट्स इन्होंने पूरी करनी होगी, जो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर कोई बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करे कि आइए हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवाइए, सेविंग अकाउंट में, डिपॉजिट अकाउंट में, किसी भी अकाउंट में, तो वो हालांकि जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे कर रहा है, लेकिन इसको हम प्रॉस्पेक्टस नहीं कहेंगे, ये प्रॉस्पेक्टस नहीं है।
क्लियर होगी ये बात? इसका मतलब है ये बैंक्स ने और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ने तो सुकून का सांस लिया, उन्होंने कहा जी इसका भाई ठीक, हाँ लेकिन अगर ये अपने शेयर्स इशू करें ना तो वो फिर प्रॉस्पेक्टस हो जाएगा। ये रीनेचर के जो डिपॉजिट्स होते हैं या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी इशू करते हैं, ठीक है, जो तो किसी भी कंटेक्स्ट में जनरल पब्लिक से पैसे मांग रहे हो ना शेयर्स के अलावा, अपने ही शेयर्स इशू करने के अलावा, वो कहता है वो प्रॉस्पेक्टस नहीं होगा। एक्सेप्शन क्लियर? अच्छा मुझे बताइए, एक पब्लिक कंपनी है, वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना चाहती है, क्या प्रॉस्पेक्टस रिक्वायर्ड है? एक पब्लिक कंपनी है, वो जनरल पब्लिक को डिबेंचर इशू करना चाहते हैं, प्रॉस्पेक्टस रिक्वायर्ड है? एक पब्लिक कंपनी है, वो अपने डायरेक्टर्स को, सिर्फ अपने डायरेक्टर्स को शेयर इशू करना चाहते हैं, प्रॉस्पेक्टस रिक्वायर्ड है? नहीं। अच्छा एक प्राइवेट कंपनी है, वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना चाहते हैं, हाँ वो कर ही नहीं सकते, शाबाश। प्राइवेट कंपनी के केस में तो प्रॉस्पेक्टस का कंसेप्ट है ही इररिलेवेंट, प्राइवेट कंपनी की किताबों में कभी भी प्रॉस्पेक्टस का लफ्ज नहीं आएगा, क्लियर? सिर्फ पब्लिक कंपनी की बुक्स में आएगा, और वो भी कब? जब वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने लगेगी तब। तो अब प्रॉस्पेक्टस समझ आ गया आपको किसको कहते हैं? अच्छा आगे चलते हैं, प्रॉस्पेक्टस का पर्पस क्या है? कहते हैं प्रॉस्पेक्टस है एक ऐसी डॉक्यूमेंट जिसमें एक पब्लिक कंपनी, कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी नहीं लिखा हुआ, क्यों नहीं लिखा हुआ ये भी आपने बता दिया। प्राइवेट कंपनी तो कभी जनरल पब्लिक को पाबंदी है, उसके ऊपर डेफिनेशन में पाबंदी लगी हुई है उसको। तो पब्लिक कंपनी जब अपनी सिक्योरिटीज ऑफर करती है जनरल पब्लिक को तो क्या इशू करती है? प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस का पर्पस क्या होता है? कि पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करे, ठीक है। लेकिन वो कहता है ये तब रिक्वायर्ड होगा जब जनरल पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू की जानी है। अगर सिक्योरिटीज इशू की जानी है प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए से तो फिर प्रॉस्पेक्टस रिक्वायर्ड। कंपनी ने अपने डिबेंचर इशू करने हैं, एक बैंक ने कहा कि आप जितने भी डिबेंचर हैं मुझे इशू कर दे, मैं खरीदता हूं। क्या डिबेंचर इशू करने के लिए प्रॉस्पेक्टस की जरूरत है? नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? जनरल पब्लिक को ऑफर किए नहीं जा रहे, प्राइवेट एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को शेयर इशू किए जा रहे हैं, तो इसमें प्रॉस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा प्रॉस्पेक्टस क्या है ये पता चल गया। प्रॉस्पेक्टस के कंटेंट्स क्या हैं, इसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है? इसमें प्रॉस्पेक्टस में क्या है? प्रॉस्पेक्टस में याद रखें हर वो इंफॉर्मेशन होती है जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन के लिए रेलिवेंट है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन के लिए रेलिवेंट है। अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है हिस्सा, लेकिन आपको एडिशनल कंसेप्ट के तौर पे बता रहा हूं। प्रैक्टिकली एससीसीपी ने एक लिस्ट बनाई हुई है कि जब कभी आपने प्रॉस्पेक्टस इशू करना है तो आपके प्रॉस्पेक्टस में ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप थोड़ा सा ना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आपको बहुत सी रिक्वायरमेंट समझ आ जाएंगी। कंपनी ये चाहती है कि मैंने शेयर इशू करने हैं ना, मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे आए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो। और शेयर और इन्वेस्टर क्या चाहता है कि मेरी सारी उम्र की जमा पूंजी मैंने कंपनी में इन्वेस्ट करनी है, मुझे इसके बारे में कंप्लीट रिलायबल इंफॉर्मेशन हो। जितनी ज्यादा कंप्लीट ट्रूथफुल रिलायबल इंफॉर्मेशन होगी उतना ही मैं एक सिक्योर्ड डिसीजन कर सकूंगा, रिस्क कम होगा। अब दोनों पार्टीज को यह पता है कि जो डिसीजन करना है ना वो प्रॉस्पेक्टस की बेस पे करना है। तो खुद सोचे कंपनी बनके आप चाहेंगे कि नहीं इस प्रॉस्पेक्टस में डंडी मारे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, दो तरह के मिस स्टेटमेंट प्रॉस्पेक्टस में हो सकते हैं। एक तो ये कि कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आप बढ़ा चढ़ा के गलत तरीके से बयान कर दें, अपनी कंपनी के बारे में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जो कि सही नहीं है उसको इंक्लूड कर दें प्रॉस्पेक्टस में। दूसरा तरीका क्या है? आपकी कंपनी के बारे में जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है उसे इंक्लूड ही ना करें, उसे इंक्लूड ही ना करें। एक तीसरा तरीका भी है, क्या? उसे कहते हैं मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। क्या आप इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि जो पढ़ने वाला है वो गलत नतीजे पे पहुंचे, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए लॉ ये कहता है अपना पिछले सालों का, ये तीन तरह मिस स्टेटमेंट ना लॉ में तीन तरह की होती हैं, एरर, ओमिशन, मिसलीडिंग। मैं तीनों की एग्जांपल आपको बताने लगा। लॉ ने कहा कि जो कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करे पिछले सालों का प्रॉफिट बताए। हमारा पिछले सालों का प्रॉफिट है 70 मिलियन, हमने बता दिया 700 मिलियन। ये एरर है, ओमिशन है कि मिसलीडिंग है? एरर है कि एक इंफॉर्मेशन थी गलत है, गलत। दूसरा कमीशन, लॉ ये कहता है कि कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करे तो कंपनी के खिलाफ जितने भी लीगल केस चल रहे हैं उसकी डिटेल बताए।
एक लीगल केस था जो कंपनी हार रही थी, वो उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, ओमिशन। अब सुना मिसलीडिंग। मिसलीडिंग, पिछले सालों में कंपनी की प्रोडक्ट्स पिछले 5-6 सालों से अच्छी नहीं चल रही, और कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू करते हुए लिखा कि जो पिछले सालों में हमारी परफॉर्मेंस कम हुई है ये कोरोना की वजह से हुई है। हालांकि असल में प्रोडक्ट में ही इतनी जान नहीं है कि ये सेल हो सके। अब ये देखिए, इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड थी इंक्लूड की है, लेकिन मिसलीडिंग, उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि लोगों को ट्रू पिक्चर का अंदाजा ना हो, वो गलत डिसीजन की तरफ चले जाए। हालांकि इसमें कोरोना का भी कुछ अमल दखल होगा, लेकिन कोरोना के साथ साथ उस प्रोडक्ट का, उस मिसमैनेजमेंट का भी अमल दखल है। लेकिन इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि लोग ये समझे बाकी कोरोना का मसला है, आज कोरोना तो खत्म हो गया, आगे कंपनी खूब प्रॉफिट कमाएगी। हालांकि मिसमैनेजमेंट भी है, रिसोर्सेज की एलोकेशन ठीक नहीं है, ठीक है। तो और भी बहुत से, तो ये मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? 3 तरह के, एरर, ओमिशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। इन तीनों में फर्क समझ आ गया आपको? तो कमीशन ये कहता है कि जो प्रॉस्पेक्टस आपने इशू करना है ना, उसमें ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन की बेस पे इन्वेस्टर ने डिसीजन करना है कि मैं इस कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदूं। और अगर किसी कंपनी ने डंडी मारी, यानी प्रॉस्पेक्टस इशू किया, और उसमें जो इंफॉर्मेशन मैंने कही है उसमें मिस स्टेटमेंट हुई किसी किस्म की, यानी या तो एरर हुआ या ओमिशन हुआ या मिसलीडिंग, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हर डायरेक्टर को पकड़ूंगा मैं, क्योंकि ये कलेक्टिवली प्रॉस्पेक्टस हर डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। जिस डायरेक्टर ने प्रॉस्पेक्टस के ऊपर साइन किया हुआ उसको सजा मिलेगी। तो ये ज़हन में रखिएगा, प्रॉस्पेक्टस एक बहुत क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है, इसकी बेस पे लोगों ने अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी कंपनी में इन्वेस्ट करनी है, ठीक है। तो इसमें इसीलिए लॉ कमीशन ने इसको कंपनी के ऊपर नहीं छोड़ा कि आप जो भी इंफॉर्मेशन मुनासिब समझते हैं इंक्लूड कर दें। कमीशन को भी पता है कि ये तो सिर्फ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे, नेगेटिव को इंक्लूड नहीं करेंगे। कमीशन ने एक बाकायदा लिस्ट दी हुई है, जो कभी हमारे सिलेबस में होती थी, अब नहीं है, कि प्रॉस्पेक्टस में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सिर्फ 1-2 एग्जांपल्स के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पर्टिकुलर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स कौन है जो कंपनी को चला रहे हैं। अर्निंग्स ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले सालों के क्या प्रॉफिट रहे, अर्निंग का मतलब प्रॉफिट। रिस्क फैक्टर के इस इन्वेस्टमेंट के साथ क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। बहुत बात कुछ बिजनेस होते हैं ना, वो ज्यादा रिस्की होते हैं दूसरे बिजनेस के निस्बत, ठीक है। तो वहां पे बता सकते हैं कि सर हमारा जो बिजनेस चल रहा है वो ज्यादातर एक्सपोर्ट बेस्ड है या इंपोर्ट बेस्ड है, इस पे अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लगा दी, बैन लगा दिया, तो हमारा बिजनेस बंद हो सकता है, ठीक है। यहाँ कुछ और टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती है और हम उस पर शिफ्ट नहीं होते तो हमारा बिजनेस डाउन जा सकता है। जो भी रिस्क फैक्टर है, जो भी रिस्क फैक्टर, जिस तरह कोई दवाई वाली शीशी आप खरीदे ना, मेडिसिन वाली, उस पर कुछ वार्निंग लिखी होती है, बच्चों की फोन से दूर रखे, तो उस ये रिस्क फैक्टर है बच्चे। तो उसी तरह यहां पे भी रिस्क फैक्टर लिखा होता है, लिखा। और नॉर्मली एक जो लाइन लिखी होती है ना, वो पता है क्या लिखी होती है, कि आपको पिछले सालों की अर्निंग्स या प्रॉफिट बता तो रहे हैं, लेकिन लाजमी नहीं है, प्रॉफिट डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस के ऊपर, लाजमी नहीं कि फ्यूचर में यही ट्रेंड फॉलो हो। ये एक रिस्क फैक्टर है कि मार्केट कंडीशंस की वजह से प्रॉफिट चेंज हो सकते हैं, क्लियर। तो ये है प्रॉस्पेक्टस के अंदर इंफॉर्मेशन। सिर्फ आपको 2-3 एग्जांपल कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए दिए, फॉर और बहुत सी इसमें इंफॉर्मेशन होती है। प्रॉस्पेक्टस क्या है समझ आ गया, कब इशू करते हैं ये भी समझ आ गया, इसमें इंफॉर्मेशन किस तरह की होती है समझ। देखिए कंसेप्ट बिल्ड हो गया ना, आगे रिक्वायरमेंट बड़ी आसानी से मैं ऐड करवा दूंगा इसमें। प्रॉस्पेक्टस का कंसेप्ट बिल्ड हो गया आपका, आगे चलते हैं। टाइमिंग, प्रॉस्पेक्टस कब इशू किया जाता है। अच्छा आपको पता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कब बनाया जाता है, कब 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 क्रिएट किया जाता है, जब कंपनी बन रही होती है। और कब तक चलता है, वाइंडिंग अप, जब तक कंपनी खत्म नहीं होती। थ्रू आउट द लाइफ ऑफ कंपनी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दोनों चलते हैं, जब तक कंपनी जिंदा है, चल रही है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। प्रॉस्पेक्टस कब बनाया जाता है, जब सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक को इशू करनी होती हैं, उस वक्त प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है। और प्रॉस्पेक्टस कब तक रहता है वाला, जब शेयर इशू हो जाते हैं। शेयर इशू हो गए, प्रॉस्पेक्टस का काम खत्म, प्रॉस्पेक्टस खत्म, प्रॉस्पेक्टस की कोई कानूनी हैसियत नहीं रहती। यही कह रहे आप इनकॉर्पोरेशन के बाद कभी भी प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन के फौरन बाद। अगर आप चाहते हैं प्राइवेट कंपनी, फिर तो प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी अगर आपने बनाई तो आपने फैसला करना होता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए से पैसे इकट्ठे करें कि पब्लिक इशू से। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट तो फिर भी प्रॉस्पेक्टस की जरूरत नहीं,
और अगर पब्लिक इशू के जरिए से पैसे इकट्ठे करने हैं फिर और वो इनकॉर्पोरेशन के फौरन बात भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ प्रोमोटर्स या कुछ सब्सक्राइबर्स या कुछ मेंबर्स होते हैं, उन्होंने पहले से प्लान किया होता है हम ऐसी कंपनी बनाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज में उसकी लिस्टिंग करवाएंगे और वो बड़ी कंपनीज में से एक कंपनी होगी। तो जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, ये लोग पता है क्या करते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन भी डाल देते हैं और साथ ही साथ प्रॉस्पेक्टस भी इशू कर देते हैं, प्रॉस्पेक्टस भी इशू कर देते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन, इसका मतलब है सीखा क्या हमने, इनकॉर्पोरेशन के फौरन बाद भी प्रॉस्पेक्टस इशू किया जा सकता है जब भी आप समझते हो कि जनरल पब्लिक से पैसे। इवन अभी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पता है हमें क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में फर्क बताया हुआ है। पहले कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है, बाद में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, आपको ACA और FCA में फर्क पता है? क्या फर्क है? एसोसिएट मेंबर का, हाँ, जब 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए उसे फौरी तौर पे ACA का, और 10 साल हुए थे। अच्छा, इन 10 सालों में कोई काम करना लाजमी नहीं है, आप घर भी बैठे हैं ना, 10 साल बाद ऑटोमेटिकली FCA हो जाएंगे। उसी तरह कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है उसे मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसके कुछ अरसे के बाद, जो 10 साल नहीं है, कुछ अरसे के बाद उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है। लेकिन उसे घर बैठे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिल जाता, उसे कुछ कंडीशंस पूरा करनी पड़ती है, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब मिलेगा, उसे कुछ कंडीशन पूरा करनी पड़ती। ये 12 एडिशनल कंसेप्ट था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ज़हन में रखिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस घर बैठे नहीं मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। बहरहाल उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। बताना ये चाह रहा था कि प्रॉस्पेक्टस इनकॉर्पोरेशन के बाद बनता है, इशू होता है, किसी भी वक्त इशू कर सकते, इनकॉर्पोरेशन के बाद किसी भी वक्त इशू कर सकते हैं, चाहे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लिया है या भी नहीं लिया, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सपायरी पीरियड होता है, मेमोरेंडम और आर्टिकल का एक्सपायरी पीरियड कोई नहीं होता, वाइंडिंग अप तक। प्रॉस्पेक्टस का एक्सपायरी पीरियड होता है, और क्या होता है भला, जब तक शेयर इशू नहीं हो जाते। बल्कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मजीद इसको टेक्निकल लीगल टर्म्स में बता दूं, तब तक इसका वैलिड। अच्छा मुझे ये बताइए कमीशन ने कहा कि प्रॉस्पेक्टस में ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सही कहा कि गलत कहा? सही कहा। कंपनी को चाहिए कि प्रॉस्पेक्टस में वो सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करे। अच्छा बताइए, कंपनी को प्रॉस्पेक्टस बना के फौरी तौर पे इशू कर देना चाहिए कि कमीशन को दिखाना चाहिए, ये लो भाई दिखाना, क्यों दिखाना चाहिए? ताकि वो देख ले कि मैंने जो रिक्वायरमेंट कही है सारी की सारी पूरी की है कि नहीं इसने। इसका मतलब है प्रॉस्पेक्टस के लिए रिक्वायर्ड है कमीशन से अप्रूव्ड हो। अच्छा आप बताइए, कमीशन जब अप्रूवल देगा क्या ये कहेगा ये लो अगले 10 साल में जब मर्जी प्रॉस्पेक्टस इशू कर देना? वो एक वैलिडिटी पीरियड देता है, फॉर एग्जांपल 60 डेज हो सकते हैं, वो हो सकता है कितने, अभी आगे पढ़ेंगे, मे बी 60, मे बी उससे ज्यादा हो सकते हैं, अभी मुझे कंफर्म नहीं है वैसे बता। लेकिन ये वैलिडिटी पीरियड उसने रखा क्यों, ये बता सकते हैं कि 60 दिन के अंदर अंदर प्रॉस्पेक्टस अप्रूव कर दिया मैंने, ठक साइन कर दिए, फिर कंपनी को कहा ये प्रॉस्पेक्टस जो मैंने अप्रूव किया ना 60 दिन के अंदर अंदर इशू करना। कहीं 60 दिन के बाद कंपनी ने इशू किया ना, तो टाइम गुजरने की वजह से वो सारी इंफॉर्मेशन जो प्रॉस्पेक्टस में दी गई है वो चेंज ना हो जाए, वो चेंज भी तो हो सकती है, कोई नए डायरेक्टर आ सकते हैं, पुराने जा सकते हैं, बिजनेस में लॉस हो सकता है बड़ा, कोई बड़े मतलब। इसीलिए कमीशन ये चाहता है कि प्रॉस्पेक्टस जो भी पब्लिक को इशू किया जाए उसकी अप्रूवल ली जाए, कमीशन की अप्रूवल। लेकिन यहां पे मैंने एक लाइन पढ़ी तो मुझे अंदाजा हुआ कमीशन मेरी सोच से ज्यादा शातिर है। ऐसे पे उसने पता क्या लिखा हुआ है, उसने कहा है पाकिस्तान का हर प्रॉस्पेक्टस मेरे से अप्रूव हो के फिर इशू होगा, वरना नहीं होगा। फिर अच्छा इसमें कोई चाल नहीं है, हाँ शातिराना चाल आ गया। वो कहने लगा लेकिन मेरे से अप्रूवल का मतलब ये नहीं है कल कलां को अगर प्रॉस्पेक्टस में कोई गलती निकल आई तो सारे इन्वेस्टर मुझे पकड़ लें कि आपने अप्रूव किया था ये गलत प्रॉस्पेक्ट, आप भी जिम्मेदार है। कहता ना मैंने अप्रूवल देनी है, उसकी एक्यूरेसी की गारंटी नहीं दे रहा मैं। इसीलिए जब कभी प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट आए
तो इन्वेस्टर को चाहिए डायरेक्टर के खिलाफ केस करे। मैं खुद भी डायरेक्टर को हैवी पेनल्टी डालूंगा, लेकिन मुझे कोई पेनल्टी ना डाले, मुझे कोई पेनल्टी ना डाले। लेकिन अप्रूव कर रहा हूं, लेकिन गलत होने की सूरत में जिम्मेदार नहीं हूं, ये कमीशन ने कहा। देखा, आइंदा भी आप कोई भी किसी पोजीशन में बैठे हो कि डॉक्यूमेंट अप्रूव कर रहे हो ना, तो आप उसमें लिख सकते हैं अप्रूव कर रहा हूं, लेकिन गलती का जिम्मेदार तो अप्रूव क्या कर रहे हैं फिर। बहरहाल उसने कहा, उसने अपने आप को सिक्योर कर लिया। ठीक है, समझ आ गया उसका। हाँ, सारा कुछ देख के किया होगा उसने। अप्रूवल का मकसद ही बेसिकली ये है कि वो ये देख ले कि प्रॉस्पेक्टस में जो सारी इंफॉर्मेशन है ये कंप्लीट और एक्यूरेट है कि नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो ये कह रहा है कि भाई मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है, मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है, अपनी जिम्मेदारी। तो ये क्लियर हो गया आपको कि एक वैलिडिटी पीरियड होता है प्रॉस्पेक्ट। मेमोरेंडम आर्टिकल्स का वैलिडिटी पीरियड कोई नहीं है, प्रॉस्पेक्टस का है। और कितना है? 60 डेज। पता नहीं कितना है, मे बी 60 डेज हो, मे बी उससे ज्यादा हो, वो पढ़ेंगे तो आगे पता चलेगा। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, अब आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूं। आप एक कंपनी के सीएफओ हैं, अगर आपने फाइनेंस पढ़ी हो ना, जो कि नहीं पढ़ी हुई चले, तो आपको पता चलेगा कि जब पैसों की जरूरत हो ना, तभी पैसे लोगों से मांगने चाहिए, उधार तभी लेना चाहिए, और जितने पैसों की जरूरत हो तभी लेना चाहिए। फर्ज कीजिए आप कंपनी के सीएफओ हैं, आपने प्रोजेक्ट लगाना है, प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग 5 महीनों में बनेगी, हर महीने 10 मिलियन लगेगा, हर महीने 10 मिलियन। क्या आप बैंक से स्टार्ट में ही 50 मिलियन ले लेंगे? क्यों? हर महीने 10 मिलियन लेंगे, स्टार्ट में 50 मिलियन। भाई अच्छा है 50 मिलियन स्टार्ट में आए, हमारे पास बड़ा रहेगा। क्यों अच्छा क्यों नहीं है? हाँ, इंटरेस्ट पड़ता जाएगा। शाबाश, आप यूज 50 में से 10 मिलियन कर रहे होंगे, इंटरेस्ट 50 में देना पड़ेगा। इसीलिए जो बेहतर बेस्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है ना, वो क्या होती है भला? जब पैसों की जरूरत हो तब मांगे जाए। इवन शेयर होल्डर से भी आपने पैसे लेने, शेयर होल्डर को ट्रस्ट नहीं देना होता, लेकिन शेयर होल्डर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और फाइनेंस में आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आगे चल के कि हमने शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन को भी मीट करना है, वरना वो आइंदा से हमारे शेयर नहीं खरीदते शेयर होल्डर के। तो इसीलिए बजाय ये, अब सुने, हमने कहा बैंक के पास नहीं जाना, जनरल पब्लिक को शेयर इशू करेंगे, 50 मिलियन के शेयर इशू करेंगे। अब मुझे बताइए, क्या स्टार्ट में ही पहले दिन ही 50 मिलियन के शेयर इशू कर लेंगे कि पहले महीने 10 मिलियन, अगले महीने 10 मिलियन, फिर तीसरे महीने 10 मिलियन? बताइए बेहतर फाइनेंशियल स्ट्रेटजी क्या है? सेकंड ऑप्शन की तरफ से। लेकिन सेकंड ऑप्शन में एक लीगल इशू कंपनीज को फेस करती रही हैं। क्या भला? उन्होंने कहा जी हमने तो 5-6 महीनों में फॉर एग्जांपल 5 दफा शेयर इशू करने हैं, हम 5 दफा प्रोस्पेक्टस बनाएं, हम 5 दफा आपसे अप्रूवल लें, हम 5 दफा उसको इशू करें, यानी वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हम तो यही काम करते रहेंगे। ये एक वैलिड इशू था, इसीलिए कमीशन ने इसका एक हल निकाला। हल क्या निकाला? हल ये निकाला कि हम वही काम करें, कंपनी वाले वही काम करें जो आईकैप करता है। फेल नहीं करता, वो फेल तो करता ही है, और भी कई काम करता है। आईकैप क्या करता है? आईकैप करता है आपके किसी सब्जेक्ट की बुक पब्लिश की, बाद में, अच्छा मुझे जरा सोच के बताइए, बाद में जब कोई चैप्टर रिवाइज होता है, सप्लीमेंट इशू करता है आईकैप। क्या आईकैप पूरी की पूरी बुक दोबारा इशू कर देता है? ना 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 ना, आईकैप कहता है बाकी के चैप्टर्स तो वही के वही, ये चैप्टर नया है, इसका सप्लीमेंट इशू कर दिया। उसी आईकैप नाम क्या देता है याद है? सप्लीमेंट। सप्लीमेंट, ठीक है। अब तो खैर कुछ मेरा ख्याल है कम हो गए सप्लीमेंट आने की तादाद, वरना 2-3 साल पहले तक वो तकरीबन हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई सप्लीमेंट हर अटेम्प्ट में आया होता था। अब कम हो गया, लेकिन अभी भी सप्लीमेंट शायद हो इस अटेम्प्ट में कोई में भी आ जाए, टैक्स का आ जाता होता है। चलिए बहरहाल, सप्लीमेंट का कंसेप्ट तो पता है ना आपको। कमीशन ने कहा वैसा ही काम करे जैसे आईकैप करता है। क्या अब आप गैस करिए क्या? कमीशन ने कहा फर्स्ट टाइम जो आप इशू कर रहे हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन तो ये है कि आप हर दफा रेगुलर प्रॉस्पेक्टस इशू करें, हर दफा रेगुलर प्रॉस्पेक्टस इशू करें, लेकिन अगर यानी हर दफा नए सिरे से इशू करें, ये भी ऑप्शन है। अगर आप ये करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वन टाइम इशू करना होता है ना, यानी एक ही दफा आपने 50 मिलियन पैसा इकट्ठा करना है, रेगुलर इशू। लेकिन अगर आप मल्टीपल इश्यूज करना चाहते हैं, सिक्योरिटीज को मल्टीपल टाइम्स इशू करना चाहते हैं विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम, फॉर एग्जांपल 6 महीने में, वो 1 साल भी हो सकता है। अगर आपने 1 साल के अंदर 6 दफा सिक्योरिटीज इशू करनी है,
मल्टीपल इशू, मल्टीपल के ऊपर फोकस कीजिए, मल्टीपल समझ आ रहे हैं? तो आप क्या करें, फर्स्ट टाइम तो पूरे का पूरा प्रोस्पेक्टस इशू करें, जिसे कहते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस, शेल्फ, उसे नाम दे दिया शेल्फ प्रोस्पेक्टस। और फिर उसके बाद 2 महीने बाद जब दोबारा सिक्योरिटीज इशू करनी हो तो पहले देखें क्या शेल्फ, अच्छा शेल्फ प्रोस्पेक्टस में ना उसके ऊपर वैलिडिटी पीरियड होता है, और ये वैलिडिटी पीरियड रेगुलर प्रोस्पेक्टस में भी वैलिडिटी पीरियड होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस में भी वैलिडिटी पीरियड होगा, और ये नॉर्मली 60 डेज से ज्यादा का होता है, 1 साल। ये डिपेंड करता है कि आपने मल्टीपल जो इशू करते हैं वो कितने कितने अरसे के बाद करने हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट 1 साल का है, 1 साल में आपने 5-6 दफा सिक्योरिटीज को इशू करना है, तो इसका वैलिडिटी पीरियड क्या होगा, वरना नॉर्मल क्या होता है 60 डेज। तो यहां पे शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करें, 2 महीने बाद जब दोबारा प्रोस्पेक्टस सिक्योरिटीज इकट्ठी करने की जरूरत पेश आए तो आप सोचें क्या पिछले प्रोस्पेक्टस के निस्बत अब इन 2 महीनों में क्या कोई चेंज आया है सिलेबस में? क्या कोई प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन जो उसमें चेंज आया? प्रोस्पेक्टस में था डायरेक्टर्स की डिटेल, डायरेक्टर में चेंज आया। प्रोस्पेक्टस में कहा था मेजर कॉन्ट्रैक्ट बताओ, कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट में चेंज आया। प्रोस्पेक्टस ने कहा था लीगल केसेस बताओ, क्या कोई लीगल केस नया आया? देखें, अगर तो कोई चेंज ना आए तो ऐसे ही मजीद यही प्रोस्पेक्टस अप्लाई होगा, और इसी के अंडर आप दूसरी दफा भी शेयर्स इशू कर सकते हैं। अगर कोई चेंज आया है सप्लीमेंट में याद रखें पूरे का पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इसमें सिर्फ वही इंफॉर्मेशन होगी जो अपडेट हुई है, जो रिवाइज हुई है, जो न्यू है। मतलब समझ आया? तो एक होता है रेगुलर प्रोस्पेक्टस जिसको सिर्फ प्रोस्पेक्टस कहते हैं, और एक होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, दोनों में फर्क है। मल्टीपल इश्यूज करने हो अगर आपने एक स्पेसिफाइड पीरियड में, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, और शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ ही दूसरा कंसेप्ट भी अटैच है सप्लीमेंट का। भी समझ आ गया? प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस में फर्क समझ आ गया, और शेल्फ प्रोस्पेक्टस और सप्लीमेंट में क्या रिलेशनशिप है ये भी समझ आ गया। चले, अब ये कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये आगे कंसेप्ट यूज नहीं होगा, ये कंसेप्ट आगे यूज नहीं होगा, ये सिर्फ इतना ही था। यहां तक क्लियर? आगे चलें। ये सारे छोटे छोटे कंसेप्ट थे। अब आपके सामने जो कंसेप्ट मैं शेयर करने जा रहा हूं वो हमारे इस पूरे चैप्टर की समरी कह लें, बल्कि समरी क्या, पूरा आधे से ज्यादा चैप्टर यहां पे आपके सामने डिस्प्ले हुआ है। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा अहम इंफॉर्मेशन है। इस एक बोर्ड के ऊपर जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की गई है ना, पिछले समझ लीजिए कि 10 सालों में इस एक पेज सफे में जो बोर्ड पे इंफॉर्मेशन है इसमें कोई 30-40 क्वेश्चन उसने टेस्ट किए होंगे इस इंफॉर्मेशन से जो आपके सामने प्रेजेंट की गई है। ठीक है, यानी प्रोस्पेक्टस एक अहम पार्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस, और तकरीबन हर अटेम्प्ट में इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, इसके साथ अगर एक्सपर्ट वाली बात भी मिला लेना जो हमने इसके बाद पढ़नी है, तो फिर तो समझ लीजिए कि मैं आपसे ये कहूंगा इन 2 टॉपिक्स में से लाजमी है इस दफा क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से किसी एक टॉपिक में से। यहाँ प्रोस्पेक्टस ये जो आपके सामने, या इसके बाद एक्सपर्ट वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ना, लाजमी पूछेगा क्वेश्चन। स्टार्ट करें? क्या स्टार्ट करने लगे? प्रोसीजर। किस चीज का प्रोसीजर? प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने का प्रोसीजर। अच्छा, लफ्ज इशुएंस लॉ यूज करता है, लेकिन मुझे पसंद है लफ्ज इशू। इशू में और इशुएंस में सिर्फ एक ही फर्क है, हाँ, एएनसी। इशुएंस मुश्किल लफ्ज है और इशू आसान है। तो जहां कहीं इशुएंस का लफ्ज हो आप उसकी बजाय सिर्फ इशू का वर्ड भी बोल। प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करने का प्रोसीजर क्या है? स्टेप नंबर 1, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं क्या हमने शेयर इशू करने हैं जनरल पब्लिक को। ये तो आपको पता है हर बड़ा डिसीजन पहले डायरेक्टर्स करते हैं, फिर उसके बाद देखा जाता है कि क्या जनरल मीटिंग की अप्रूवल की जरूरत है कि नहीं। फिर डायरेक्टर्स क्या करते हैं? प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करते हैं। पहले डिसीजन किया जनरल पब्लिक को शेयर इशू करते हैं, फिर क्या किया? प्रोस्पेक्टस। आपको पता है प्रोस्पेक्टस कौन प्रिपेयर करता है? डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर के साथ साथ कभी कोई एक्सपर्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब डायरेक्टर्स तो आपको पता है कौन लोग होते हैं, एक्सपर्ट कौन होते हैं? जो एक्सपर्ट हो किसी फील्ड में, अपनी रेलिवेंट फील्ड में।
जैसे कंपनी के खिलाफ लीगल केसेस ना सोच के बताइए, क्या ये बताना चाहिए कि नहीं कि एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? क्या ये डायरेक्टर खुद बना देंगे, बता देंगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई लॉयर इस फील्ड का एक्सपर्ट है ना। अगर डायरेक्टर कहे कि हम ये केस जीत जाएंगे, ये ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि कोई लॉयर कहे। आईकैप इसकी एग्जांपल देता है, वो कहता है आपने कभी नोट किया कि टूथपेस्ट की जब एडवर्टीजमेंट आती है तो वैसे तो कोई भी जो भी ये नाचने गाने में किसी को भी किसी हाथ पकड़ दे भाई नाचने गाते ये टूथपेस्ट, सब कुछ इसी की वजह से होता है जिंदगी में, अच्छा वो भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वो ऐसा नहीं करते, किसी ना किसी डेंटिस्ट को बुलाते हैं। क्यों भला? क्योंकि डेंटिस्ट के मुंह से जो स्टेटमेंट निकलेगी वो ज्यादा रिलायबल है, जनरल पब्लिक उसके ऊपर ट्रस्ट करेगी। क्यों भला? डेंटिस्ट उस फील्ड का एक्सपर्ट है। इसी तरह वो ये कहते हैं प्रॉस्पेक्टस में अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि किसी एक्सपर्ट से रिलेट कर रही हो, तो बजाय वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टर दे, इसकी बजाय वो इंफॉर्मेशन अगर कोई एक्सपर्ट दे तो वो ज्यादा रिलायबल होगी पब्लिक के लिए। इसलिए प्रॉस्पेक्टस की प्रिपरेशन में याद रखें, डायरेक्टर्स तो होते ही होते हैं, डायरेक्टर्स के साथ एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल देता है, क्या कहता है? रीवैल्यू, आपने काउंटिंग में रीवैल्यूएशन पढ़ी हुई है? कहता है जब कोई प्रॉपर्टी खरीदी, रीवैल्यू करवाई ना, तो कंपनी ने कहा हमारा 100 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी, अब 250 मिलियन की हो गई है। क्या रिलायंस आपकी बढ़ जाएगी स्टेटमेंट के ऊपर? नहीं, रिलायंस किस वक्त बढ़ेगी? जब कोई इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आगे ये स्टेटमेंट देगा। तो कहता है जो वैल्यूअर है ये भी एक्सपर्ट की एक एग्जांपल है। तो दो एग्जांपल दे दिए, एक्सपर्ट का कंसेप्ट समझ आ गया? क्या आप एग्री करते हैं कि प्रॉस्पेक्टस की प्रिपरेशन में एक्सपर्ट की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, एक्सपर्ट को भी यूज किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक है। आगे चल, हाँ अगला क्वेश्चन, अगर प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है तो एक्सपर्ट भी लायबल होगा? देखें, डायरेक्टर्स तो लायबल होंगे ही होंगे, एक्सपर्ट में भी लायबल हो, में भी ना हो। क्यों? अगर तो मिस स्टेटमेंट उस फिगर में है जो एक्सपर्ट ने चेक की हुई है या जो एक्सपर्ट का एरिया है, तब वो एक्सपर्ट लायबल होगा। लेकिन अगर मिस प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है तो सही, लेकिन एक्सपर्ट वाले एरिया में नहीं है, किसी और एरिया में, तो मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस तो है लेकिन एक्सपर्ट लायबल, डायरेक्टर लायबल। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। अगर फिक्स एसेट्स में मिस स्टेटमेंट नहीं है, क्रेडिटर में है, तो क्रेडिटर की वैल्यूएशन तो एक्सपर्ट करता ही नहीं है। अगर डायरेक्टर ने क्रेडिटर की वैल्यू कम शो करवाई हुई है तो बताइए एक्सपर्ट लायबल है कि नहीं? एक्सपर्ट कहेगा मैंने तो भाई वो प्लांट के ऊपर वैल्यूएशन की थी, वो देखिए उसकी वैल्यू ठीक है। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट जिसमें हमने क्या सीखा कि प्रॉस्पेक्टस की प्रिपरेशन में डायरेक्टर्स के साथ साथ समटाइम्स एक्सपर्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा, एक्सपर्ट प्रिपेयर हो गया, सॉरी एक्सपर्ट पॉइंट हो गया, काम हो गया, प्रॉस्पेक्टस प्रिपेयर हो गया। बताइए प्रॉस्पेक्टस प्रिपेयर हो गया तो उसके फौरन बाद जनरल पब्लिक को इशू कर दे, अप्रूवल, शाबाश, कमीशन से अप्रूवल। नेक्स्ट स्टेप यही है, अप्लाई टू कमीशन फॉर अप्रूवल। कमीशन को प्रॉस्पेक्टस सबमिट करवाओ, रजिस्ट्रार को नहीं। किसको? कमीशन को। किस लिए? भाईजान अप्रूव कर दें। कब? जो आपकी प्रपोज्ड डेट ऑफ पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस, इसे पब्लिशिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जिस दिन पब्लिश करने का मतलब क्या होता है? जिस दिन जनरल पब्लिक को इशू करना है। वो कौन सा? जब अखबार में इश्तिहार दिया जाता है। आपको पता है प्रॉस्पेक्टस अखबार में छपते हैं। आज घर जाके गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा प्रॉस्पेक्टस, ठीक है, आपके सामने कुछ न्यूज़पेपर भी आ जाएंगे जिनमें प्रॉस्पेक्टस पब्लिश, कुछ तो मैंने खुद भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, अखबार के अंदर भी छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन आपने शायद कभी देखी हो, एक दरमियान में एक पेज होता है पूरा, वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में दी होती है। प्रॉस्पेक्ट, तो प्रॉस्पेक्टस याद रखिए अखबार में पब्लिश करवाना होता है, लाजमी है। इसके अलावा भी कुछ जगहों पे रखवाना होता है। गैस कर सकते हैं किस जगह पे? वेबसाइट पे, शाबाश, ठीक है, वेबसाइट पे रखा होगा। आप अभी जाके टाइप करें प्रॉस्पेक्टस, आपके सामने बहुत सी कंपनी के वेबसाइट का लिंक खुल जाएगा जहां पे उन्होंने अपना प्रॉस्पेक्टस रखा होगा। तो 150-200 सफों की डॉक्यूमेंट होती है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसे समझा रहा हूं। तो जब आपने प्लान किया हुआ, जैसे फर्ज कीजिए हमने, बताइए आपने प्रॉस्पेक्टस कब इशू करना है, कोई डेट बताएं। 15 जनवरी। अब आपने कमीशन के पास इसको कब लेके जाना चाहिए? अगर हम 10 जनवरी को कमीशन के पास ले जाना, कमीशन कहेगा भाई सिर्फ 5 दिन दिए मुझे, यानी तुम इशू करना चाहते हो 15 को और मुझे 10, मैं इतना फारिग हूं कि 5 दिन में सारा पढ़ के तो मैं अप्रूव कर दूंगा, नहीं, मुझे कम से कम 21 दिन चाहिए। इसलिए जब आपने प्रॉस्पेक्टस इशू करना हो ना, प्रपोज्ड डेट से 21 दिन पहले मेरे तक पहुंचा देना।
प्रपोज डेट इसलिए कहा कि उसने कहा ऊंच नीच हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है। हो सकता है मैं प्रॉस्पेक्टस जल्दी अप्रूव कर दूं, हो सकता है कुछ रीजन की वजह से डिले हो जाए, लेकिन तुम अंदाजन 21 दिन पहले मेरे पास प्रॉस्पेक्टस ले आना। प्रॉस्पेक्टस आया, हमने 15 जनवरी को इशू करना था, हमें तकरीबन मेरा हाल है रफली कोई 23, 24, 25 दिसंबर को प्रॉस्पेक्टस फाइल कर देना चाहिए कमीशन को। हमने 25 जनवरी को प्रॉस्पेक्टस फाइल कर दिया कमीशन को, सॉरी 25 दिसंबर को। कमीशन ने 5 जनवरी को इसको प्रूव कर दिया। कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। उसने तो 21 दिन अंदाजन मांगे थे ना, अप्रूव तो जल्दी भी कर सकता है। 5 जनवरी। अब हम ये प्रॉस्पेक्टस कब इशू करें? 5 के बाद। शाबाश, पहला कंसेप्ट 5 से पहले हरगिज नहीं करना। दूसरा कंसेप्ट 5 जनवरी के बाद कब तक? 15 जनवरी तक। नो, 60 डेज। 60 डेज का वैलिडिटी पीरियड होता है। ठीक है, तो 5 जनवरी है तो उसके बाद 15 फरवरी और फिर उसके बाद 17 मार्च। 17 मार्च तक आप 5 जनवरी से लेके 17 इसलिए कहा फरवरी के 28 दिन है, 2 दिन मैंने ऐड कर दिया मार्च में। 17 मार्च तक आप प्रॉस्पेक्टस को इशू कर सकते हैं। उसके बाद नहीं, उसके बाद एक्सपायर हो गया। हाँ, अगर कमीशन एक्सटेंशन दे दे तो उसकी मेहरबानी, अगर कमीशन एक्सटेंशन दे दे तो उसकी मेहरबानी, वरना 60 डेज का पीरियड अप्रूवल के बाद। अप्रूवल के समझ आ रही कि नहीं कहानी की? तो ये कमीशन को अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है आगे की कहानी बाद में पढ़ेंगे, उस तरफ समझ नहीं देनी आपने। 21 डेज बिफोर प्रपोज डेट, और जब अप्रूव हो जाए तो कब इशू करना है? विद इन 60 डेज ऑफ अप्रूवल। तो डेट ऑफ अप्रूवल हमारी एग्जांपल में 5 जनवरी है, 17 का दिया, चले छोड़े 7 मार्च, ठीक है 7 मार्च, सॉरी कोई बात नहीं, पूछ ले। तो 60 दिन क्लियर हो गए। अच्छा, अब सुने, विद इन 60 डेज ऑफ अप्रूवल पब्लिश करना है। पब्लिश करने से क्या मुराद है? अखबार में पब्लिश करना, अखबार इश्तिहार। शाबाश, सरकारी कामों में अखबार इश्तिहार जरूरी होता है ना। किस अखबार में? एक इंग्लिश और एक उर्दू, एक इंग्लिश एक उर्दू, जो कि वाइड सर्कुलेशन हो। जिसकी वाइड सर्कुलेशन से क्या मुराद है? जो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में छपता हो। बता सकते कौन सा अखबार छपता? डॉन, इंग्लिश में डॉन, द न्यूज, और उर्दू के 1-2 अखबार, नवाए वक्त, जंग। बिल्कुल ठीक है। तो ये नेशन वाइड। अच्छा, एक नया अखबार भी आपने सुना है? नया अखबार नाम दोपहर को छपता है, दोपहर को छपता है। वो सिर्फ लाहौर में छपता है मेरा ख्याल है, और उसमें अजीबो गरीब किस्म की खबरें होती हैं, जो नेट पे होती है ना खबरें, वो बना चढ़ा के। उसकी नेशन वाइड सर्कुलेशन है। कुछ अखबार ऐसे होते हैं उनकी लिमिटेड सर्कुलेशन है, वो सिर्फ एक शहर तक पब्लिशिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? किन अखबारों की हो रही है? नेशन वाइड या वाइड सर्कुलेशन हो, जिनकी एक इंग्लिश एक डेली हो, वीकली ना हो। आपको पता है कुछ वीकली अखबार भी होते हैं, कौन से? मैगजीन्स वगैरह। हाँ जी, वो नहीं, डेली न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश और उर्दू। और उर्दू वाला बोल रहा हूँ, इंग्लिश वाला नहीं। और उसका मतलब यहाँ इंग्लिश या उर्दू, ये नहीं कंसेप्ट, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर फुल फॉर्म में या एब्रिज्ड फॉर्म। एब्रिज क्या होती है? समराइज्ड। अगर आप प्रॉस्पेक्टस को सर्च करेंगे ना, वो 150-200 सफ़ों की डॉक्यूमेंट होती है। 150-200 सफ़ों की डॉक्यूमेंट किसी अखबार में सारी की सारी एज इट इज छप सकती है। इसलिए लॉ ने कहा कि आप फुल फॉर्म में भी पब्लिश कर सकते हैं और अब्रिज्ड यानी समराइज्ड फॉर्म में भी पब्लिश कर सकते हैं। अखबार में पब्लिश कर दिया काफी है, या प्रॉस्पेक्टस को अखबार के साथ साथ कुछ और जगहों पे भी अवेलेबल करना चाहिए? बिल्कुल। मेक सफिशिएंट कॉपीज अवेलेबल फ्री मुफ्त में एट स्पेसिफाइड प्लेसेस। स्पेसिफाइड प्लेसेस कौन सी हैं? वो ये कल डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी नहीं। अभी सिर्फ मैं आपको स्टेप सारे कंप्लीट कराना चाह रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ प्रॉस्पेक्टस सिर्फ अखबार में नहीं, अखबार के अलावा भी कुछ जगहों पे मौजूद होगा। और जब प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया, फिर क्या करना?
पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक सब्सक्राइब करेंगे, पब्लिक से पैसों की वसूली शुरू करेंगे। अच्छा बताइए जरा, सोचिए कंसेप्ट, आज प्रॉस्पेक्टस इशू किया, क्या कल से ही पब्लिक सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाए कि पब्लिक को पढ़ने के लिए, सोचने समझने के लिए कुछ दिन देने चाहिए? कुछ दिन देने चाहिए भाई, कम से कम 7 दिन तो देने चाहिए ना। 150 सफ़े की डॉक्यूमेंट है, पढ़ते पढ़ते 7 दिन तो लग जाएंगे। लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? ठीक है, तो हमें 7 दिन तो देने चाहिए। तो ये ध्यान में रखिएगा कि प्रॉस्पेक्टस जब पब्लिश होता है या प्रॉस्पेक्टस जब इशू होता है, उसके फौरन बाद सब्सक्रिप्शन शुरू नहीं हो जाती, बल्कि कुछ दिन के बाद होती, ताकि प्रॉस्पेक्टस लोग पढ़ लें, समझ लें 7 दिन के बाद। ठीक है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन कब होगी? किसके 7 दिन के बाद? इश्यूएंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस के। क्लियर हुआ? चलिए, ये सारे स्टेप्स हमने पढ़ लिए। अब आपने इधर बोर्ड की तरफ नहीं देखना और मुझे बताना है कि प्रॉस्पेक्टस इशू होने के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। जी मेरे भाई आप बताइए, कहानी शुरू कहां से होती है प्रॉस्पेक्टस इशू करने वाली? सबसे पहले डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि हमने प्रॉस्पेक्टस इशू करना है, जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने हैं। स्टेप नंबर 2 पे क्या होगा? डायरेक्टर ने फैसला कर लिया, फिर क्या होगा? प्रॉस्पेक्टस को प्रिपेयर किया जाएगा। अप्रूवल बहुत में है कि पहले प्रिपेयर तो कर लो। प्रॉस्पेक्टस प्रिपेयर कौन कौन लोग करेंगे? डायरेक्टर, और अगर जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट भी। प्रॉस्पेक्टस प्रिपेयर हो गया, अब क्या होना है? अब कमीशन को अप्लाई करेंगे अप्रूवल के लिए। ठीक है, अप्रूवल के लिए। अच्छा मुझे बताइए, जब अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे तो कितने दिन पहले, प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन से कितने दिन पहले कमीशन? कितने पहले? अब कमीशन इसकी अप्रूवल देगा तो वैलिडिटी पीरियड कितना है? 60 डेज। 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी क्या करना है? प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश करना है। अच्छा, पब्लिश कहाँ करना है? 1 उर्दू, 1 इंग्लिश, डेली न्यूज़पेपर, इन फुल और अब्रीज फॉर्म। और पब्लिश करने के कितने दिन बाद सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करनी है? 7 दिन बाद। ये स्टेप सारे क्लियर हो गए। आज घर जाके आपने ये स्टेप कंप्लीट करने हैं। देखिए, ये स्टेप समझना जरूरी है, इसलिए कि सम टाइम वो क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा, सम टाइम यहां से पूछ लेगा, सम टाइम यहां से और सम टाइम यहां से। तो जब तक आपको क्लियर नहीं ना होगा कि कौन सा स्टेप किस जगह पे आके परफॉर्म हो रहा है, आप उसकी रिक्वायरमेंट को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आज के दिन जो आपने सबसे अहम काम करना है कंपनी लॉ में, वो क्या करना है? ये स्टेप जो प्रॉस्पेक्टस इशू करने के स्टेप्स है ना, ये याद करने हैं। क्लियर? चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।